फिलोसफीज में जनरल फिलोसफीज के अंदर हमने 5 फिलोसफीज को पढ़ा था, जिसमें आइडियलिज्म था, रियलिज्म था, प्रैग्मेटिज्म था और एग्जिस्टेंशियलिज्म और नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म को हमने सबसे एंड पे पढ़ा था। और एक चीज जो मेरे माइंड से उस वक्त स्किप हो गई थी और सुबह मेरे ज़हन में आई है कि मैंने ये चीज आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की थी, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने नेचुरलिज्म जब पढ़ रहे थे, जो लास्ट हमारी फिलॉसफी थी नेचुरलिज्म, हमें पता है जॉन जी क्रोसो ने इसका एडवोकेटेड है, इसमें उसका प्रोपोगेटर जॉन जी क्रोसो है। तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था नेगेटिव एजुकेशन का। अब ये जो नेगेटिव एजुकेशन है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंपैटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेपर में इसमें से सम टाइम क्वेश्चन बन जाता है कि नेगेटिव एजुकेशन है क्या। तो नेगेटिव एजुकेशन के बारे में हमारे यहाँ जो हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं या मिसकंसीव करते हैं वो ये है कि नेगेटिव एजुकेशन से मुराद हम ये लेते हैं कि ऐसी एजुकेशन जो फ़ायदा नहीं दे रही होती, जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती है, जो यूजफुल नहीं होती, उसको हम नेगेटिव एजुकेशन कहते हैं। बट जो रोसो है, रोसो इसको नेगेटिव एजुकेशन नहीं कह रहा कि ऐसी एजुकेशन जो नुकसान पहुंचा रही है या ऐसी एजुकेशन जिसकी यूटिलिटी नहीं है, वो उसको नेगेटिव एजुकेशन नहीं कह रहा। तो फिर रोसो किसको नेगेटिव एजुकेशन कह रहा है? जी, रोसो के मुताबिक नेगेटिव एजुकेशन क्या है कि समटाइम ये होता है कि हम बच्चों को उनकी उम्र से पहले बड़ी बड़ी बातें सिखाना शुरू कर देते हैं। उनको जो उनके अडल्ट रोल्स होते हैं उनको उनकी उम्र से पहले ही सिखाना शुरू कर देते हैं और उन पर हम उनको ओवरबर्डन कर देते हैं। तो जब हम उनकी एज से बड़े कॉन्सेप्ट उनको सिखाएंगे, बड़ी बातें उनको सिखाएंगे, ज्यादा चीजें पढ़ाएंगे, ज्यादा स्किल्स सिखाने, उनकी एज से ज्यादा स्किल्स सिखाने की कोशिश करेंगे, तो इस किस्म की एजुकेशन को नेगेटिव एजुकेशन कहता है। मिसाल के तौर पे एक आप 5 साल बच्चे को गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बिठा के उसको ड्राइविंग सिखाना शुरू कर देंगे, तो दैट इज नेगेटिव एजुकेशन। रूसो कहता है कि बच्चा जो है उसको नेचरली, अपने जो नेचर के लॉज है, नेचर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डेवलप करती है। तो बच्चे को भी क्या करना चाहिए, नेचर के मुताबिक, बच्चे की नेचर ऐसी है, बच्चे की फितरत ऐसी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़े वैसे वैसे वो सोसाइटी को अपने आप परसीव करे और उसमें से चीजों को एक्सट्रैक्ट करे। जो मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, जो अडल्ट्स हैं, वो उस पर किसी किस्म का बोझ ना डालें। और अगर उसकी उम्र से पहले उस पर कोई बोझ डाला जाता है तो उस किस्म की एजुकेशन को वो क्या कहलाता है, लर्निंग, सॉरी, नेगेटिव एजुकेशन कहलाता है। तो रोसो इसमें ये कहता है कि हमें बच्चों की जो लर्निंग करवानी चाहिए वो बुकिश नॉलेज के जरिए नहीं करवानी चाहिए, बल्कि उनको एनवायरनमेंट से डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट में से जो नेचर के डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस उनको करवाने चाहिए। ठीक है, और हम ये ना करें कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, टाइम लिमिटेड है, हमने लिमिटेड टाइम के अंदर ही, बड़े शॉर्ट से टाइम के अंदर बच्चे को बहुत कुछ सिखा देना है। ये सारा कुछ किसके अंदर आता है, ये नेगेटिव एजुकेशन के अंदर आ जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कल हमारा स्किप हो गया था। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आज हम लोगों ने जो चीज डिस्कस करनी है, दैट आर एजुकेशनल थ्योरीज, लेक्चर नंबर 4 है। और आज का जो लेक्चर है ये हमारा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो फिलॉसफी है, हमारी फिलॉसफी का लास्ट लेक्चर होगा हमारा एजुकेशनल फिलॉसफीज का। तो एजुकेशनल फिलॉसफीज जो हमने डिस्कस करनी है वो 4 एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं। उसमें सबसे पहली जो है वो प्रीनियलिज्म है, उसके बाद प्रोग्रेसिविज्म है, उसके बाद एसेंशियलिज्म है और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। तो सबसे पहले जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग ये देख लेते हैं कि एजुकेशनल फिलोसफीज या एजुकेशनल थीरीज हम कहते किसको हैं। तो थ्योरी क्या होती है? थ्योरी बेसिकली एक सेट ऑफ हाइपोथेसिस होता है। तो जब उस थ्योरी को हम टेस्ट करते हैं, आफ्टर द टेस्टिंग ऑफ दीज हाइपोथेसिस, तो हम फिर क्या करते हैं, उस थ्योरी को जनरलाइज कर देते हैं। तो ये जितनी आपको एजुकेशनल थ्योरीज या एजुकेशनल फिलोसफीज नजर आ रही हैं, पहले ये सेट ऑफ हाइपोथेसिस थे और फिर ये जब इनकी हमने टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग के बाद ये एजुकेशनल फिलोसफीज बनी हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि थ्योरी क्या है, ये एजुकेशनल फिलोसफीज या एजुकेशनल थ्योरीज हम कहते किसको हैं। तो एजुकेशनल थ्योरीज से मुराद ये है कि आप यूं कह लें, एक सिस्टमैटिक थिंकिंग है, यह एक जर्नलाइजेशन है अबाउट स्कूलिंग।
कि जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में एक सिस्टमैटिक थिंकिंग, एक स्कूल ऑफ थॉट, एक सिस्टमैटिक थिंकिंग पर बेस करता हुआ स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, जिसको हम जर्नलाइज हम लोगों ने किया हुआ है, उसको हम एजुकेशनल थियरीज कहते हैं। और जो हमने एजुकेशनल थियरीज या एजुकेशनल फिलॉसफीज पढ़नी है वो चार हैं: पेरिनियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, एसेंशियलिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शनिज्म। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो आज की पहली एजुकेशनल फिलॉसफी है, पहली एजुकेशनल फिलॉसफी है पेरिनियलिज्म। ये प्लीज म्यूट कर लें, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, अदरवाइज आप म्यूट कर लें खुद को। ओके, नाउ ऑल आर म्यूटेड। तो हम पेरिनियलिज्म की तरफ चलते हैं। जो पेरिनियलिज्म के फाउंडर्स हैं उसके अंदर रॉबर्ट हेचल्स आ जाता है, मोरेमिर एडलर आ जाता है। ये जी पेरिनियलिज्म के क्या हैं, फाउंडर हैं। पेरिनियलिज्म को अगर हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन करें तो पेरिनियलिज्म को अब्दियत पसंदी भी कहते हैं। तो पेरिनियल का मतलब क्या है? पेरिनियल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग या एवर लास्टिंग, यानी कि ऐसी चीज जो बहुत देर से मौजूद है, बहुत अरसे से मौजूद है, जो हमेशा से मौजूद है, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम एवर लास्टिंग कह देते हैं। मिसाल के तौर पे ये आसमान बड़ी देर पहले का मौजूद है, ये चांद बड़ी देर पहले का मौजूद है, ये सूरज और कायनात बड़ी देर पहले की मौजूद है। उस वक्त की जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त की चीजें जो अब तक चल रही हैं वो एवर लास्टिंग है, या उससे थोड़ा सा आगे आ जाए जो बड़ी पुराने जमाने की चीजें हैं और अब तक जो चल रही हैं उनको हम क्या कह देते हैं? वो उन चीजों को हम एवर लास्टिंग कह देते हैं, और जो हमेशा चलेंगी आगे उनको हम एवर लास्टिंग कहते हैं। तो ये वाली जो फिलॉसफी है वन थिंग, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, ये आप लोग नोट कर लें कि जो पेरिनियलिज्म, ये पेपर के अंदर बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, और हर एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में ये बड़ा क्वेश्चन होगा आपके पास, तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ये जो पेरिनियलिज्म है ये बेस कर रही है रियलिज्म के ऊपर। हमने जो जनरल फिलॉसफीज पढ़ी थी, कल भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि ये जो जनरल फिलॉसफीज हैं, फर्दर आगे जब हम इनको प्रोसीड करेंगे तो ये एजुकेशनल फिलॉसफीज को एक बेस लाइन प्रोवाइड करेंगे। तो पेरिनियलिज्म को कौन सी फिलॉसफी, जनरल फिलॉसफी बेस लाइन फराहम कर रही है? पेरिनियलिज्म को जो रियलिज्म है, हमने पढ़ा था रियलिज्म की बुनियाद पर पेरिनियलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट हमने खड़ा किया हुआ है, यानी कि पेरिनियलिज्म की बेस जो है वो रियलिज्म है। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो अच्छा इरफान भाई, मैंने एक जगह पे ये पढ़ा था कि पेरिनियलिज्म जो है वो रियलिज्म प्लस आइडियलिज्म का जो है वो मिक्सचर है, तो ऐसा कुछ है या मेरा ये कॉन्सेप्ट दैट गलत इज है? एसेंशियलिज्म। जो एसेंशियलिज्म है, जो एसेंशियलिज्म है ना, एसेंशियलिज्म इस पे जी जी, दोनों पे बेस करती ठीक है ठीक है। इरफान भाई, कोई ऐसा तरीका जिससे ये जो 4-5 हैं इनकी डिस्टिंक्शन रह जाए? यकीन माने ये जितनी भी तैयार कर लें, मुझे लगता है पेपर में जाके और बाद में ये कुछ टाइम बाद ये चीजें जो ये कॉन्सेप्ट सारे मिक्स हो जाते हैं, ये लेकिन इनके ऑथर बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ इनकी जो फिलोसफीज के नेम है ना, इनको जहन में रखना है। तो इन नामों से ही आगे फर्दर आपकी ऑटोमेटिकली बाइफर्केशन होती जाएगी, डिस्टिंक्शन होती जाएगी। पेरिनियलिज्म से मुराद जितनी पुरानी चीजें हैं बच्चों को वो पढ़ानी है। एसेंशियलिज्म से मुराद जितनी लाजमी चीजें हैं बच्चों को वो पढ़ानी है। प्रोग्रेसिविज्म से मुराद कि जितनी मॉडर्न चीजें हैं वो पढ़ानी है। रिकंस्ट्रक्शन से मुराद ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिस एजुकेशन पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, रिकंस्ट्रक्ट होने की जरूरत है। आगे ये बेसिक डिफरेंस है चार। अगर ये डिफरेंस आपको पता चल जाते हैं तो आप इनके ऊपर अपनी पूरी रैशनल डेवलप कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच इरफान भाई। पेरिनियलिज्म हमारे पास जो बेस कर रही होती है, पेरिनियलिज्म आइडियलिज्म के ऊपर बेस कर रही है। तो इसमें पेरिनियलिज्म वालों का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में देखें तो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट हैं। हर मुल्क का इन्वायरमेंट, हर सोसाइटी का इन्वायरमेंट, हर स्टेट का इन्वायरमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है।
लेकिन जो चीज मुख्तलिफ नहीं है ओवर द ग्लोब, दैट इज ह्यूमन नेचर। इंसान की फितरत हमेशा एक जैसी है, वो पाकिस्तानी इंसान हो, वो अमेरिकन हो, वो ब्रिटिश हो, वो यूनानी हो, या वो किसी अरब मुल्क का जो इंसान है, इंसान की क्या है, फितरत सेम है। ठीक है, माहौल चाहे मुख्तलिफ है, जब ह्यूमन नेचर सेम है तो इस वजह से ये कहते हैं कि जो इसमें ये चीज ऐड करते हैं कि ह्यूमन नेचर सेम है, और सदियों से जो आज जो सबसे पहला इस दुनिया का इंसान था उसकी जो नेचर है और आज के इंसान की नेचर है ये भी सेम है। जो पुराने हमारे फोर फादर्स गुजर चुके हैं उनकी नेचर और हमारी नेचर भी सेम है, उनमें भी और हम में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। तो अगर उनमें और हम में फर्क नहीं है, अगर इंसान की जो नेचर है वो हर जगह सेम है, तो फिर क्या एजुकेशन सिस्टम भी हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम कौन सा होना चाहिए, जो हजारों साल पहले लोगों ने पढ़ा, जो हमारे फोर फादर्स ने पढ़ा, उस वक्त का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर उनके लिए वो यूजफुल था, तो अगर इंसान की नेचर सेम है, उन इंसानों की नेचर और हमारी नेचर सेम है, तो जो निसाब या जो करिकुलम या जो एजुकेशन उनके लिए सही थी वो एजुकेशन हमारे लिए भी सही होगी। ये कहते हैं कि वो जो हमारे फोर फादर्स थे उन्होंने इस दुनिया को ज्यादा प्योर फॉर्म में ऑब्जर्व किया है, ज्यादा प्योर फॉर्म में एक्सपीरियंस किया है, लिहाजा उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो कंस्ट्रक्ट करदा नॉलेज है वो ज्यादा मुफीद है ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए, बजाय आज का जो नॉलेज है। आज का नॉलेज या आज की दुनिया उतनी प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं है जितनी आज से कोई 1000 साल पहले या 10,000 साल पहले प्योर फॉर्म में ये दुनिया, ये वर्ल्ड मौजूद था। तो इसमें ये कहते हैं कि जो रैशनैलिटी होती है, जो रैशनल थिंकिंग होती है, ये इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है। और इसी वजह से जो इंसान है वो जो रैशनैलिटी है उसको अपनी जो इंस्टिंक्चुअल नेचर है उसमें वो इस्तेमाल करे। तो ये तालीम का जो मकसद बताते हैं, पर्पस ऑफ एजुकेशन इनके नज़दीक, जो प्रीनियलिज्म के नज़दीक होता है, वो ये है कि एटर्नल ट्रूथ बच्चों को सिखाएं कि एटर्नल ट्रूथ क्या है, मीन एवर लास्टिंग रियलिटी क्या है, हमेशा रहने वाली हकीकत क्या है। तालीम का मकसद सिर्फ बच्चों को ये सिखाना है कि हमेशा बाकी कौन सी चीज बचनी है। तो इसमें अच्छा एक और कोटेशन आ जाती होती है, ये हमारी कोटेशन पहले सेशन में, पहले एक सेशन में भी डिस्कस हुई थी, कि ये कहते हैं एजुकेशन इज नॉट एन इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट। कि एजुकेशन लाइफ की इमिटेशन नहीं है बल्कि जिंदगी के लिए तैयारी का नाम है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, एजुकेशन इज नॉट एन इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट, कि ये प्रिपरेशन करती है जिंदगी की। तो इसी मकसद के लिए ये कहते हैं कि अगर ये जिंदगी को प्रिपेयर करती है, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ है, तो फिर बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाएं जो इन्हें वर्ड की परमानेंसिस के बारे में सिखाएं। इस वर्ड के अंदर जो चीजें बाकी रह जाने वाली हैं, जो परमानेंट चीजें हैं, उनके बारे में सिखाए। तो परमानेंट चीजें हमें कहाँ से पता चलेगा, वो ये कहते हैं कि आप बच्चों को ग्रेड बुक्स पढ़ाएं, ग्रेड बुक्स का जो लिटरेचर है वो पढ़ाएं, फिलोसफी का जो लिटरेचर ग्रेड बुक्स के अंदर शामिल है वो पढ़ाएं, हिस्ट्री का जो लिटरेचर ग्रेड बुक्स के अंदर शामिल है आप बच्चों को वो पढ़ाएं। यानी कि ग्रेड बुक्स हम किसको कहते हैं, ऐसी अजीम किताबें होती हैं, ग्रेड बुक्स जो होती हैं वो ऐसी अजीम किताबें हैं जिनमें लोगों ने अपने सदियों के तजर्बात तहरीर किए होते हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारी जो पुरानी किताबें हैं, फॉर एग्जांपल ये बाइबल है, हॉली बाइबल है, ओल्ड टेस्टिमन है, न्यू टेस्टिमन है, तो कुरान मजीद है, इसी तरह की जो और किताबें हैं, ये इन किताबों को किस में लेके आते हैं, ग्रेट बुक्स के अंदर लेके आते हैं। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो ये प्रीमियलिज्म का जो मेन फोकस है वो ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से माजी को वापस ले आए, जो जमाना गुजर चुका है हम वैसी ही प्रैक्टिसेस को दोबारा से इनिशिएट दुनिया के अंदर करवा सकें, या फिर बच्चों को माजी के बारे में सिखा सकें। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या था माजी में रीजनिंग प्रोसेस क्या था, माजी में या पास्ट में जो हमारे फोर फादर्स थे उनके फेथ्स क्या थे।
तो ये एक प्रीनियलिज्म का इंट्रोडक्शन है। अब हम अपनी जो यहाँ पर assumption आपकी स्लाइड पे, ये भी बेसिकली वही चीजें हैं जिनका मैंने अभी आपको क्रक्स बता दिया, इनको भी हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। प्रीनियल मीन्स एवरलास्टिंग, कि प्रीनियल का मतलब है एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाली चीज, और ट्रूथ रिमेन्स सेम एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रूथ होता है वो हर जगह पे सेम रहता है, हमेशा ट्रूथ सेम रहता है, कोई भी जगह हो, कोई भी मौका हो, ट्रूथ में क्या रहना है, ट्रूथ में सेम रहना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ह्यूमन नेचर इज द सेम, दैट इज व्हाई ही शी नीड्स सेम पैटर्न्स ऑफ एजुकेशन। के ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन नेचर है वो हमेशा सेम रहती है, हमेशा सेम रहने के साथ साथ जब तो एजुकेशन भी उनको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सेम एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो रैशनल एंड माइंड इज द मेन फोकस, रैशनैलिटी हमने बच्चों को सिखानी है, फोकस ऑन एवरलास्टिंग आइडियाज फ्रॉम सेंचुरीज, ऐसे आइडियाज जो सदियों से मौजूद है और अभी भी मौजूद है, बच्चों को वो हमने सिखाने हैं। वन शुड टीच फर्स्ट अबाउट ह्यूमंस नॉट मशीन्स और टेक्निक। सबसे पहले हमने बच्चों को इंसानियत के बारे में सिखाना है, बजाय इसके कि हम बच्चों को मशीन्स के बारे में या टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो उसके बाद वो क्या कहता है, वन शुड टीच लिबरल टॉपिक्स फर्स्ट नॉट वोकेशनल टॉपिक्स, के बच्चों को हमने लिबरल टॉपिक्स सिखाने हैं, वोकेशनल टॉपिक्स नहीं सिखाने। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज, फिर हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को देखते हैं। जी, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रीनियलिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में तो प्लीज अपना वो क्वेश्चन करें, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। आई थिंक सो देयर इज नो क्वेश्चन। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है जी, एम्स ऑफ एजुकेशन टू डेवलप लर्नर्स साउंड पर्सनैलिटी है, टू डेवलप लर्नर्स रैशनल एंड मॉरल पावर्स हैं। तो इसका जो निसाब होगा, निसाब बेसिकली इसका निसाब क्या है, निसाब इसकी थियोलॉजी और जो ये जब ये फिलोसफी, थियोलॉजी का मतलब होता है रिलीजन का इल्म, मजहब का इल्म, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो फिलोसफी, मैडम हीरा आपने ये बात की ना कि ये रियलिज्म और आइडियलिज्म दोनों पे बेस कर रही है। बेसिकली ये न्यू थियोइज्म एक फिलॉसफी है, न्यू थियोइज्म, न्यू थियोइज्म और ये रियलिज्म, ये इन दोनों पे बेस करती है। न्यू थियोइज्म जिस तरह न्यू एसेंशियलिज्म है, इसी तरह न्यू थियोइज्म है, और रियलिज्म ये इन दोनों पे बेस कर रही होती है। तो इन इसके करिकुलम के अंदर क्या होती है जी, क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन है। थियोलॉजी में चूंकि ये रॉबर्ट हैचन्स है, मॉरेमिर एडलर है, दे आर क्रिश्चियंस, और ये बहुत कट्टर किस्म के क्रिश्चियंस थे, बहुत पक्के किस्म के क्रिश्चियंस थे। तो इन्होंने सबसे ऊपर निसाब में किसको रखा हुआ है, क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन को रखा हुआ है। ये मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, फॉरेन लैंग्वेज भी थी यहाँ पर, ग्रेट बुक्स थी, ये कहते थे ग्रेट बुक्स बच्चों को पढ़ाएं। निसाब ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करे, उनकी ट्रेनिंग करे, मॉरल डेवलपमेंट करे। फाइन आर्ट्स बच्चों को पढ़ाएं, फाइन आर्ट्स के साथ बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाएं, हिस्ट्री के साथ बच्चों को फिलॉसफी पढ़ाएं, और मजहब के बारे में बच्चों को सिखाएं। ये इनका निसाब था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं निसाब से आगे टीचिंग मेथड्स की तरफ। टीचिंग मेथड्स में ये कहते हैं जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए इनका, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज करें, डिस्कशंस यूज करें, सॉक्रेटिक डायलॉग्स यूज करें, लेक्चर मेथड होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर की जो स्ट्रेटजीज है उनको यूज करनी चाहिए। यानी कि ऐसी स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए जो बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसको क्या करें, उसको हॉर्न करें, उस इंटेलेक्चुअल लेवल को तेज करें, उसके जहन को तेज करें। टीचर शुड अलाउ लर्नर टू लर्न थ्रू रीडिंग द ग्रेट बुक्स, ग्रेट बुक्स पढ़ानी चाहिए। टीचर फोकस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, टीचर इंस्टिल द लर्नर्स रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, ड्यूटी, कंसिडरेशन एंड प्रैक्टिकलिटी। बच्चों के अंदर टीचर को ये खसूसियात पैदा करनी चाहिए। टीचर्स एक्ट एज डायरेक्टर एंड कोच ऑफ इंटेलेक्ट,
टीचर डिलीवर क्लियर लेक्चर्स, टीचर कोचेस क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें जो स्टूडेंट का रोल है, स्टूडेंट कैसे होने चाहिए जी यहाँ पर, इसमें ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग होने चाहिए, लर्न थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट्स, ट्राइज टू गेट अटमोस्ट ऑफ हिज टीचर, के उसके टीचर के स्टूडेंट्स की कोई ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होनी चाहिए कि जो कुछ मेरे टीचर के पास जितना भी नॉलेज है वो मैं सारे का सारा नॉलेज अपने टीचर से गेन कर सकूं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम टीचर की बात कर रहे थे। टीचर का जो रोल है, टीचर का रोल इसमें क्या होना चाहिए, टीचर जो होंगे वो ट्रेंड होंगे लिबरल आर्ट्स के अंदर, वो लिबरल आर्ट्स के ट्रेन होंगे, अथॉरिटी होगी टीचर के पास, वो एक अथॉरिटेटिव फिगर के तौर पर होगी, डिसेमिनेटर ऑफ ट्रूथ होगा, टीचर का जो काम है वो सच्चाई को फैलाने वाला होगा, डायरेक्टर ऑफ मेंटल जो एबिलिटीज हैं या मेंटल एक्सरसाइजेस हैं उसको डायरेक्ट करेगा टीचर, एक खुद स्कॉलर होगा और इंटेलेक्चुअल कोच के तौर पे काम कर रहा है, मास्टर एंड एक्सपर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स के वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर होगा, नॉट कंसर्न अबाउट स्टूडेंट इंटरेस्ट, वो स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनेगा बल्कि टीचर को ज्यादा पता है कि बच्चों के लिए बेहतर क्या है क्या नहीं है, टीचर को अक्ल दानिश का कुल मुजस्मा समझा जाएगा, डिसाइड व्हाट इज टू बी टॉट एंड व्हेन टू बी टॉट बाय व्हाट मटेरियल टू बी टॉट, कि कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कौन सा मटेरियल बच्चों को पढ़ाना है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज कंसीडर होता है टीचर। तो डेवलप स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी अमंग स्टूडेंट्स, टीचर का ये काम होता है स्टूडेंट्स के अंदर स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी डेवलप करना। नेक्स्ट हमारे पास जी आ जाता है प्रोग्रेसिविज्म। अब इसमें प्रीनियलिज्म में अगर हम क्लासरूम मैनेजमेंट की भी चलते चलते बात कर लेते हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो होती है प्रीनियलिज्म के अंदर वो ये होती है कि क्लासरूम मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर बच्चों को उनकी जो विल होती है उसको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग मिले, उनको जो टास्क ओरिएंटेड काम करवाएं, टाइम बाउंड काम करवाएं कि वो टाइम इनके टाइम ऑन टास्क आप यूं कह लें, सेशन होंगे, ऑर्डरलीनेस होगी, रेगुलरिटी होगी, प्रेयर्स होगी और कंटेम्पलेशंस होंगी इसके अंदर जो क्लासरूम मैनेजमेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोग्रेसिविज्म, जो हमने नेक्स्ट फिलॉसफी करनी है दैट इज प्रोग्रेसिविज्म। तो प्रोग्रेसिविज्म को हम देख लेते हैं। प्रोग्रेसिविज्म पर जाने से पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रीनियलिज्म के बारे में तो आप वो क्वेश्चन करें पहले, फिर हम प्रोग्रेसिविज्म की तरफ चलते हैं। जी प्रीनियलिज्म में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन करें, तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं और ये साथ साथ बता भी दिया करें कि आपका कोई क्वेश्चन है या नहीं है। डिस्कस जितना ज्यादा हम लोग डिस्कशंस करेंगे उतना ज्यादा हमारा फायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैथ्स है इसमें अगर हम पेरियलिज्म को यूज करते हैं तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होंगे एवरलास्टिंग जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये होगा। अच्छा अगर मैथमेटिक्स में हम पेरियलिज्म को यूज कर रहे हैं जी तो जी उसमें हम क्या पढ़ाएंगे, मतलब एवरलास्टिंग जी कॉन्सेप्ट तो जी ये मुझे होंगे ना जैसे एडिशन चेंज नहीं होता। हाँ जी, इसमें ये होगा कि हम देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं करेंगे कि हम बच्चों को भी एडिशन सब्ट्रैक्शन और बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस ही सिखाएं, बल्कि हम उनके एज लेवल के हिसाब से उनको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाएं। ये जो पिथागोरस लॉ है या मैथमेटिक्स कौन सा एक न्यू फिनोमिना है, ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। सबसे पहले यानी कि आप यूं कह लें कि जो सबसे पहला फिलोसोफर था जो थैलिस था, थैलिस को फर्स्ट फिलोसोफर कंसीडर किया जाता है। ये सुकरात और ये अफलातून, एक्समेंडर है, पैरामेंडिस है, इनसे बहुत पहले का ये फिलोसोफर है। तो थैलिस जो है, थैलिस एक मैथमेटिशियन था, वो फिलोसोफर पहले मैथमेटिशियन था, बाद में वो फिलोसफी की तरफ आया है। तो मैथमेटिक्स एक पुराना कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी उस वक्त भी चीजें मौजूद थी, पुराने दौर में भी चीजें बहुत सारी मौजूद थी। आप ये देख लें जो इजिप्शियन पैरामिड्स हैं
वो कैसे बन गए, वो मैथमेटिक्स के बगैर नहीं बने, उसमें भी मैथमेटिकल थ्योरम्स उन्होंने वो कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशंस के हिसाब से उन्होंने वो चीजें बनाई। तो ये डिपेंड करेगा आप किस एज लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिस एज लेवल को आप डील कर रहे हैं, जो एज ग्रुप को आप पढ़ा रहे हैं, उस एज ग्रुप की जो ज़हनी इस्तेदाद होगी या उसकी जो कैपेबिलिटीज होंगी या उसकी जो डेवलपमेंट होगी, आप उसके अकॉर्डिंग उसके लिए मैथ में से भी कॉन्सेप्ट ड्राइव करेंगे या सिलेक्ट करेंगे उसको पढ़ाने के लिए। थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रीनियलिज्म जो है ये किससे रोटेट करता है, ये आइडियलिज्म से है या रियलिस्टिक से है, किससे ये निकला है ये प्रीनियलिज्म? ओनली रियलिज्म के साथ है, रियलिज्म, प्रीनियलिज्म रियलिज्म पे बेस करता है। ओके, रियलिज्म से और थैंक यू सर। रियलिज्म के साथ एक और फिलॉसफी यूज होती है, वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, हमने वो नहीं करनी, न्यू थियोइज्म। न्यू थियोइज्म और इस पे रियलिज्म, ये दोनों पे बेस करता है जो आपका प्रीनियलिज्म है। क्योंकि प्रीनियलिज्म जो है ये भी ओल्ड जो है जिसको रिजिड हम कह सकते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, और जो आइडियलिज्म है ये भी ओल्ड कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। दोनों में एक ये भी कॉमन चीज है कि ये दोनों ग्रेट बुक जो है इनके, वो इनकी एक कॉमन चीज है, और दोनों स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है, टीचर सेंटर्ड है। तो फिर मेरा ख्याल ये था कि ये आइडियलिज्म से होगा, रियलिज्म से नहीं, नहीं होगा। यही हम ये मैंने पहले बताया कि ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है, यही हमें पेपर में कंफ्यूज कर देती है। जो थैंक यू सो मच सर। प्रीनियलिज्म है वो रियलिज्म पे बेस करता है, और जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंशियलिज्म, एसेंशियलिज्म जो है, एसेंशियलिज्म जो बेस करता है वो इस पे बेस करता है, सॉरी, आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों पे बेस करता है जो एसेंशियलिज्म है। क्योंकि उसमें इंडिविजुअलिटी आ जाती है उसमें स्टूडेंट की। तो नेक्स्ट चले हम प्रोग्रेसिविज्म की तरफ। जी बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोग्रेसिविज्म की तरफ। जो प्रोग्रेसिव स्कूल जो फिलॉसफी है, एजुकेशनल थ्योरी है, प्रेजेंटेड बाय जॉन डेवी एंड कैलपेट्रेट, या और इसमें एक दो और नाम है, एला फ्लैग यंग है और फ्रांसिस डब्ल्यू पार्कर हैं। ये प्रोग्रेसिविज्म में के मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो सबसे मेन कंट्रीब्यूटर प्रोग्रेसिविज्म का जॉन ड्यूई है, और ये जो प्रोग्रेसिविज्म है ये बेस करता है, ये रूटेड है प्रैग्माटिज्म से, प्रैग्माटिज्म के ऊपर ये बेस कर रहा है। कंसर्न विद फ्यूचर एंड प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की जो नीड्स है उनको डील कर रहा है, और जो फ्यूचर में आपको नीड्स होंगी उनको डील करेगा। ये कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो फ्यूचर को आपके डील कर रही है, जो फ्यूचर की जरूरियात को भी पूरा करे और प्रेजेंट की जरूरियात को भी पूरा करे। चेंज इज अकर एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, क्योंकि ये प्रैग्मेटिज्म पे बेस कर रहा है। तो प्रैग्मेटिज्म की जो फिलॉसफी है उनका जो मेन जो पॉइंट है वो यही है कि द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट दैट इज चेंज, कि जो सिर्फ एक दुनिया के अंदर एक ही चीज मुस्तकिल है, एक ही चीज कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है चेंज, कि चेंज ही सिर्फ मुस्तकिल है, वो ही मुसलसल हो रहा है। तो ये प्रोग्रेसिविज्म है जी। प्रोग्रेसिविज्म में हम लोग प्रोग्रेसिविज्म का एक और नाम भी है, प्रोग्रेसिविज्म को हम इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहते हैं। प्रोग्रेसिविज्म का दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी है। तो इसमें जो है बच्चे को एक एक्सपीरियंसिंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर लिया जाता है, और जब हम बच्चे को एज एन एक्सपीरियंसिंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर लेते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग के जरिए सीखने वाला है, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के जरिए सीखेगा। तो ये लोग ये कहते हैं जी, एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ, नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। कि जिस तरह प्रीनियलिज्म वाले ये कहते थे कि एजुकेशन इज द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, लेकिन ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो प्रिपरेशन फॉर लाइफ नहीं है, बल्कि लाइफ इटसेल्फ है। मैं दोबारा इस कोटेशन को कोट कर देता हूँ, एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। कि एजुकेशन बजाते खुद एक जिंदगी है, बजाते खुद एजुकेशन के अंदर लाइफ है। तो इसके मुताबिक फिर ये कहते हैं लर्निंग प्रोसेस जो है वो बच्चों के जो इंटरेस्ट हैं, बच्चे की जो दिलचस्पियां हैं उसके मुताबिक होना चाहिए।
कोई जब बच्चे की हम लर्निंग जो है उसकी इंटरेस्ट के मुताबिक करवाएंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त सबसे ज्यादा जो हम इम्पोर्टेंस देंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टीचिंग मेथड होता है उसके जरिए हम बच्चों को सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो टीचर का काम होगा प्रोग्रेसिविज्म के अंदर, वो बच्चों को डायरेक्ट करना नहीं होगा, कि बच्चों को डायरेक्शंस देना नहीं होगा, बल्कि बच्चों को एडवाइस करना होगा। इसमें जो प्रोग्रेसिविज्म में कंपटीशन की बजाय कॉपरेशन सिखाई जाती है बच्चों को। इसके साथ साथ कॉपरेशन सिखाने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं और बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका हिस्सा बने। फ्री इंटरप्ले ऑफ आइडियाज होता है। बच्चों को साइंटिफिक मेथड जो है, इसका प्रोग्रेसिविज्म ये साइंटिफिक मेथड पर बेस करती है, और खुसूसन साइंटिफिक मेथड के अंदर पर्टिकुलरली ये इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस कर रही होती है। जी, इसमें हम लोग देख लेते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म में। प्रोग्रेसिविज्म में जो हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल है, इनेबलिंग द स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट है। हमने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करवानी है। ओवरऑल डेवलपमेंट में जिस्मानी नशोनुमा भी हो जाएगी, जहनी नशोनुमा भी हो जाएगी, और उसकी जज्बाती नशोनुमा भी हो जाएगी, और उसकी इखलाकी या समाजी नशोनुमा भी हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की करवानी है। प्रोग्रेसिविज्म में जो एजुकेशन होगी वो ऐसी एजुकेशन होगी जो ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं। एजुकेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म जो हमने पढ़ी थी वो किसको डील कर रही थी, वो सोशल बेनिफिट्स को देख रही थी, वो सोसाइटी को डील कर रही थी। तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसका जो मकसद है वो ऐसा होना चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो। एजुकेशन प्रोवाइड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी एक टर्म पेपर के अंदर अमूमन आ जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मुराद ये है कि मौजूदा जमाने में रहते हुए, प्रेजेंट में रहते हुए, फ्यूचर की नीड्स को जब हम फुलफिल करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, या फ्यूचर की नीड्स के बारे में सोचते हैं, या उसके बारे में कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कोई लाया अमल बनाते हैं, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो एम्स ऑफ एजुकेशन में जो एक और एम है कि एजुकेशन जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। तो इसमें जो करिकुलम है, करिकुलम वो एक्सपीरियंस सेंटर्ड होगा, रेलिवेंट होगा, इंटीग्रेटेड होगा और रिफ्लेक्टिव होगा। Curriculum should be in accordance with students' interest, mental and physical skills. It should be community centered, include modern subjects. Curriculum should change according to the needs of time. कि ये नहीं है कि जो प्रीनियलिज्म की तरह एक निसाब चला आ रहा है हम उसी को चलाते रहे। हमें जमाने की जरूरियात के साथ साथ इस निसाब को भी क्या करना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा। फोकस ऑन स्टूडेंट साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, कि बच्चे की जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, सोशल डेवलपमेंट हुई है, या उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, उसके मुताबिक हम बच्चों को निसाब पढ़ाएंगे। तो इसके टीचिंग मेथड में एक्सपीरियंस बेस्ड होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करेंगे, इंक्वायरी मेथड यूज करेंगे, डिस्कवरी मेथड यूज करेंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को करवाएंगे, डिस्कशंस की तरफ लेके जाएंगे, एक्टिविटीज होंगी, लर्निंग बाय डूइंग होगी, कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज इसके अंदर होंगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी इसके टीचिंग मेथड्स के अंदर शामिल है। तो अगर हम टीचर रोल की बात करते हैं तो टीचर को एज अ फैसिलिटेटर इसमें लिया जाता है, डायरेक्टर ऑफ लर्निंग लिया जाता है, टीचर एज अ गाइड के तौर पे काम कर रहा होता है, सुपरवाइजर लर्निंग को सुपरवाइज कर रहा होता है, और सबसे बढ़कर टीचर एक कोलैबोरेटिव पार्टनर होता है स्टूडेंट का क्लास के अंदर। तो यहाँ पर एजम्पशन भी देखने लिखा हुआ है, एज अ फैसिलिटेटर, गाइड और कोच मोटिवेट द चिल्ड्रन, टीचर ट्राइज टू डायरेक्ट द एक्सपीरियंस, टीचर्स इज पैसिव इन प्रोग्रेसिव क्लास। तो अगर हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट में जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए क्लासरूम मैनेजमेंट होगी, चाइल्ड सेंटर्ड मैनेजमेंट होगी, और कम्युनिटी सेंटर्ड मैनेजमेंट होगी। इसमें जो स्टूडेंट का रोल है, स्टूडेंट का रोल क्या है, स्टूडेंट्स एक्टिव होंगे, मॉडिफाइज देयर बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस होगा, टेक्स हेल्प फ्रॉम टीचर एज दे नीड, के जब बच्चों को जरूरत पड़ेगी तब वो टीचर से हेल्प लेंगे, और टीचर बतौर कोच उनको गाइड कर देगा। वर्क इन सोशल ग्रुप, लर्निंग बाय डूइंग वो करेंगे।
जी, ये हमारे पास थी प्रोग्रेसिविज्म। और अच्छा, इसके में जो एवेल्युएशन का जो प्रोसेस होता है ना लर्निंग का, वो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होती है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस होती है, और बच्चों की जो स्किल्स होती हैं उसको अप्रेज किया जाता है, मोटर स्किल्स को अप्रेज किया जाता है। तो जी, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ये प्रोग्रेसिविज्म हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें प्रोग्रेसिविज्म में जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट लर्निंग भी हासिल कर सकता है, मतलब इन्वायरमेंट से? जी, बेसिकली ये होती इस वजह से है कि डायरेक्ट वो जो असल सिचुएशन है वहां पर जाएं और असल सिचुएशन को एक्सपीरियंस करें, वो खुद काम करें, ना सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करें बल्कि उस प्रोसेस का खुद हिस्सा बने। ये जो डिस्कवरी मेथड है, डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग, डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग है ये कि आपको टास्क दे दिया जाता है, आप उसकी असल सिचुएशन में जाते हैं, आपको कहा जाता है जी ये फर्नीचर कैसे बनता है, ये हमें लिख के बताएं, ये आपने इसके ऊपर एक असाइनमेंट देनी है। तो आप बढ़ई की दुकान पे जाएंगे, उस फर्नीचर बनाने वाले के पास जाएंगे, उसको वहां पर खुद जाके देखेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेंगे उस फील्ड ट्रिप के जरिए, तो फिर आप उसको नोट डाउन करेंगे कि जी फर्नीचर ऐसे बनता है। ओके। और सर जो इंफॉर्मेटिव जो होती है, फॉर्मेटिव जो हमारी असेसमेंट होती है, जी उसमें जो डिफिकल्टीज जो होती हैं वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन हम उसको डिफाइन करते हैं, जी लेकिन जो डायग्नोस्टिक होती है, डायग्नोस्टिक में हम एट द एंड करते हैं या उसमें भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन करते हैं? जी, अभी हमारा ये एक दफा ब्रेक होने वाला है सेशन, लेस देन 1 मिनट रह गया, आप दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन करें, मैं इस क्वेश्चन का आंसर उसमें करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अभी ये लिंक होता है, सेशन डिस्कनेक्ट होता है तो